The rules of war have changed. We will cripple Gaza so that it will remember it for the next 50 years. ये कहना था इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा हम इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगले 50 साल तक याद रखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लेटेस्ट सारी डेवलपमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, एक एक चीज़ पर हम नज़र डालेंगे, एक एक पॉसिबिलिटी पर, और ये सारा जो क्राइसिस है वो समझने में मदद मिलेगी। तो इस लड़ाई के पेश नज़र इजराइल ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी ट्रूप मोबिलाइजेशन की है और 3 लाख के करीब जो रिजर्व फोर्सेस हैं, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हैं, उनको एक्टिव करने का हुक्म दे दिया है। 3 लाख से ज़ायद ट्रूप्स, मतलब इतना सा मुल्क है इजराइल और 3 लाख से ज़ायद ट्रूप्स, और वहाँ पर सिविलियंस भी पूरी ट्रेनिंग लेते हैं मिलिट्री की। पाकिस्तान की जो टोटल फ़ौज है वो 6 लाख है, और हम कितना बड़ा मुल्क हैं इजराइल से। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी वॉर प्रिपेयर्डनेस। इजराइल का कहना है कि गजा स्ट्रिप पर वो फ्रेश एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करेंगे, जो उन्होंने कर भी दी हैं, और अंधाधुन उनकी तरफ से बमबारी की जा रही है। दूसरी तरफ से अगर हम हमास की बात करें तो उनके भी जो एक्शंस हैं उनमें कमी नहीं आ रही। उनकी तरफ से भी जो रॉकेट्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, वो दागे जा रहे हैं इजरायली शहरों की तरफ, और इजराइल का जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी उसको रोकने में लगा हुआ है। आज की इस वीडियो में हमारा फोकस होगा इस पूरे मसले की जियोपॉलिटिक्स पर। ईरान, रूस, अमेरिका बादर, ये सारे क्या चाहते हैं? इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे किसका हाथ है? तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो यूएस ऑफिशियल्स हैं, जो यूएस के प्रोमिनेंट जो लॉ मेकर्स हैं, जो काफ़ी हॉकिश एलिमेंट्स हैं, जो कहते हैं हमेशा कि इजराइल और अमेरिका के दुश्मनों को हमें कुचलना चाहिए, वो अब मैदान में आ गए हैं। अब निकी हेली की बात करें तो ये भी, इनको वॉर मॉन्गर कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा वॉर की तरगीब देती हैं हमेशा। इन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट जस्ट एन अटैक ऑन इजराइल, दिस वॉज एन अटैक ऑन अमेरिका, फिनिश देम। नेतन्याहू, they should have helped to pay for what they have just done। तो ये इन्होंने कहा कि इनको कुचल कर रख दें, मतलब तबाही फेर दें, कोई नो मर्सी। और इसी तरह हम वेस्टर्न ममालिक की जानिब से देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वी स्टैंड विद इजराइल। ऋषि सुनाक यूके के प्राइम मिनिस्टर को देख लें, जर्मनी में इजराइल के हक में झंडे लगाए जा रहे हैं। मतलब जो इनकी ऑफिशियल है ना, जो ऑफिशियल स्टैंस, यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, ये सब इजराइल को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, इनके टॉप ऑफिशियल्स। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इन्हीं मुल्कों के शहरों में, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, लंदन वगैरह, यहाँ पर रैलीज भी निकाली जा रही हैं फ़लस्तीन की हमायत में, कि फ़लस्तीन को भी देखा जाए, उनकी आवाज़ें भी सुनी जाएं। ये जो बड़े बड़े लीडर्स, सिर्फ ये वेस्टर्न जो लीडर्स हैं, ये सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि वी स्टैंड विद इजराइल। तो अगर ये इतने बड़े हैं, दुनिया के सबसे अमीर ममालिक हैं, तो इनसे कोई पूछे कि फ़लस्तीनी जो मासूम लोग हैं उनके साथ कौन खड़ा होगा? आपको मतलब दोनों तरफ का देखना चाहिए ना। हमें दोनों साइड्स पर जो मासूम जाने हैं उनके साथ तो खड़ा होना है, हमें अग्रेशन को कंडेम करना है। तो आप कम से कम फ़लस्तीन के बच्चों के लिए तो कोई लफ्ज़ बोल देना। लेकिन आप कह रहे हैं कि वी स्टैंड विद इजराइल, आप स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि इजराइल बिल्कुल बदमस्त हाथी की तरह ये प्लान बना चुका है कि हमने इनको कुचल देना है और एक ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करना है गजा के अंदर, जिसमें सब कुछ तहस नहस कर दिया जाएगा। और इसमें अब यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी कोई खुद अटैक करवाया गया था? इसमें जो मैंने एनालिसिस पढ़े हैं ना, बहुत ज़्यादा, मैंने पिछले 2 दिन यही काम किया है, तो मुझे ये समझ लगी है कि इसमें बहुत से लोगों ने कहा कि हमें ये फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, ये कह के कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। इसमें फ़लस्तीनियों का भी इसमें एक एक्ट है जो हमास के लोगों ने किया है, मल्टी प्रॉन्ग असॉल्ट लॉन्च किया इजराइल की तरफ। और दूसरी तरफ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इजराइल की सारी इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी कहाँ गई? यानी उन्होंने क्या इस अटैक को खुद होने दिया ताकि एक जस्टिफिकेशन उनके पास आए कि फ़लस्तीन को जितना भी वो रह गया उसको कुचल दिया जाए? तो इसमें ये सारी पॉसिबिलिटीज़ पर अभी डिस्कस किया जा रहा है और चीज़ें वक्त के साथ साथ क्लियर होंगी। और ये भी शुबा किया जा रहा है कि इस सारी चीज़ के पेश नज़र इसको बहाना बनाकर इजराइल आसपास के मुल्कों में तबाही फेर देगा। लेबनान की तरफ जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला के बहाने वो लेबनान को कुचलेगा। पिछले कुछ अरसे से सीरिया के अंदर जो इलाके हैं, गोलान हाइट्स, वहाँ पर भी इनकी बमबारी जारी थी, उसको भी वो इंटेंसिफाई कर देंगे, सीरिया पर प्रेशर, और मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे। गजा पट्टी को बिल्कुल उड़ाकर रख दिया जाएगा, फ़लस्तीनियों का खात्मा कर दिया जाएगा। कुछ इस तरह
तरह के एनालिसिस भी आ रहे हैं। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका का टॉप अखबार है, जिनके वेस्टर्न अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात क्लियर हैं, उन्होंने लिखा है कि मतलब अपनी तरफ से कहा है कि हमारे पास इतलात हैं सोर्सेज के मुताबिक कि ये जो हमला था हमास का, इसके पीछे ईरान इन्वॉल्व था और ये पक्की खबरें हैं। और ईरान ने तो वैसे ऑफिशियली कह दिया कि हम इस हमले को सपोर्ट करते हैं जो इजराइल पर हुआ है। इस सारी चीज़ों के पेश नज़र नेतन्याहू अमेरिका से अब सपोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं। अमेरिका बहादुर ने भी अपने जो जंगी जहाज़ हैं और अपने फाइटर जेट्स और अपने बहरी बेड़े इजराइल के करीब कर दिए। मेडिटेरेनियन में उनका जो सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है, जो यूएस नेवी की 6th फ्लीट है, उसमें जो फोर्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसको मूव कर दिया है इजराइल की सिक्योरिटी के लिए। और इसके अलावा अपने जो जंगी जहाज़ हैं उनकी भी प्रेजेंस को बढ़ा दिया है। और इनके जो एक टॉप लॉ मेकर हैं लिंडसे ग्राहम, जिनके पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने कहा कि यूएस को इसका बदला ईरान से लेना चाहिए क्योंकि इसके पीछे ईरान मुलव्विस है। और ईरान का आगे से जवाब आया कि अगर हम पर कोई अटैक हुआ तो हम भी दमादम मस्क कलंदर कर देंगे। यानी अगर हम इसको अपनी इस इंफॉर्मेशन से ये अखज़ कर लेते हैं कि इसके पीछे ईरान थोड़ा बहुत इन्वॉल्व था और सीरिया के रास्ते से भी इनको कुछ सपोर्ट हासिल थी, दमिश्क के रास्ते और लेबनान से हिजबुल्लाह वाली साइड पर, और दूसरी तरफ ये इजराइल ने इसको खुद थोड़ा सा अलाउ किया ताकि ये फ़लस्तीन को उड़ा कर रख दें एक जस्टिफिकेशन के तौर पर। अब फ्यूचर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जब हिजबुल्लाह इन्वॉल्व होगा लेबनान की तरफ से तो इजराइल को बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा कि वो लेबनान में अपने पर फैलाए। और फिर गोलान हाइट्स जो सीरिया वाली साइड है वहाँ पर भी जो बमबारी ऑलरेडी कर रहे हैं उसको भी तेज़ कर दे ताकि वहाँ पर भी इसराइल के पर फैलें। और उससे फिर क्या होगा कि पूरा खित्ता मतलब मज़ीद डिस्टेबलाइज होगा। अब इराक में हमने पहले डिस्कस किया हुआ बहुत ज़्यादा असर और रसूख है ईरान का, और ईरान बैक जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं वो यूएस और उनके इत्तहादियों के ख़िलाफ़ वो भी हमले करते रहते हैं, तो उस चीज़ में भी तेज़ी आएगी। और फिर बदले में यूएस का ईरान को धमकियां देना। तो अब आप ये सब कुछ ये क्या नज़र आ रहा है? ये सिंपली ये नज़र आ रहा है कि मिडल ईस्ट में एक बार फिर अनरेस्ट क्रिएट हो चुका है। हम अपनी पिछली कुछ वीडियोस में दो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। एक तो मिडल ईस्ट में ये जो पूरा पीस आ रहा है, ये सऊदीया ईरान आपस में बातें कर रहे हैं। फिर ये बशारुल असद जो ईरान वाले कैंप में थे वो भी सऊदी अरेबिया वगैरह से बातचीत कर रहे हैं, अरबों के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। इस सारी चीज़ों में फिर क्या होना था, ये जो अरब मुमालिक हैं ये एक बार फिर स्ट्रांग हो रहे थे। सीरिया एक बहुत बड़ी जंग के बाद निकला था और बशारुल असद एक फातिहा के तौर पर इमर्ज हुए थे क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस उनको पिछले 12 साल में शिकस्त देने में नाकाम रही। पिछले हफ्ते उन्होंने कहाँ का विजिट किया? चाइना का। और चाइना अब सोच रहा था कि अब वो सीरिया में एंटर हो, ये उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। और चाइना की मदद से सऊदीया और ईरान का आपस में करीब आना, मतलब पीस की बातें चल रही थी और सऊदी अरेबिया एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ बढ़ रहा है और ईरान भी मजबूत हो रहा है, वो भी खित्ते में अपने पर फैला रहा है। और पिछले दिनों उनकी यूएस से डील हुई है जिसमें ईरान ने $6 बिलियन लिए अमेरिका बहादुर से, रिलीज करवाया है। और इस पर ट्रंप ने बड़ा बोला है। ट्रंप ने कहा है ये बाइडन की वीकनेस है कि ईरान $6 बिलियन अपने रिलीज करवा गया है। इसमें हमने तारीफ की थी इस वीडियो में कि इब्राहिम रईसी की जो पॉलिसीज हैं वो बड़े अक्लमंदी से चल रहे हैं। वो यूएस के साथ भी थोड़ा बहुत रख रहे हैं और अपने फायदे की चीजें करवा रहे हैं। वो पिछली ईरान की जो गवर्नमेंट थी उसके मुकाबले में कम हॉकिश हैं, वो ज्यादा डिप्लोमेटिक उनकी अप्रोच है। और साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिका बहादुर वेस्ट एशिया में अपने ट्रूप्स की मूवमेंट में इजाफा कर रहा है। हमने डिस्कस किया था इस वीडियो में कि देखें पर्शियन गल्फ में ईरान से आईबॉलिंग हो रही है अमेरिका बहादुर की, इन समंदरों में ईरान से झड़पें चल रही हैं, रेड सी में अमेरिका फौजें उतार रहा है। फिर अमेरिका ने फ्रेश ट्रूप्स उतारे हैं सीरिया के बॉर्डर पर। ये सीरिया तुर्की का जो बॉर्डर है, यहाँ पर कुर्दों के साथ जो इनकी पुरानी दोस्ती है उसको दोबारा जिंदा कर रहा है अमेरिका बहादुर दाइश से लड़ने के बहाने। तो अमेरिका ऑलरेडी अपने ट्रूप्स की तादाद में इजाफा कर रहा था ये पिछले 6 महीनों में। ये 6 महीने की डेवलपमेंट है, ये इस साल की डेवलपमेंट्स हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मतलब अमन की कोशिशें भी हो रही हैं जो सऊदीज और ईरानियंस कर रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में जब बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब अमन की कोई बात होगी और इतना बड़ा क्राइसिस जन्म ले लेता है कि इजराइल पर हमला हो जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनकी मिलिट्री, उनका डिफेंस, उनकी इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी है। तो कहाँ गई इतनी तगड़ी इंटेलिजेंस? कहाँ गई? मतलब क्यों होने दिया ये अटैक?
क्या इसमें कुछ ताकतों की ये ख्वाहिश है कि इस रीजन में कभी अमन ना आए और उनकी जो प्रेजेंस है इस इलाके में वो मौजूद रहे और वो अपने ट्रूप्स की जो पोजीशनिंग है उसको फोर्टिफाई करते रहें? लेकिन जो एक उम्मीद पैदा हुई थी कि अफगानिस्तान, सीरिया और इराक में पसपाई के बाद ये जब अमेरिकी फोर्सेस निकली हैं 2-3 साल पहले, तो अब कुछ अमन की बात होगी, अब चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, अब जियो इकोनॉमिक्स की बात होगी, जियो पॉलिटिक्स की नहीं होगी। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स कभी कभार जंग में भी तब्दील हो जाती है, वो स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर में तब्दील हो जाती है, जो कि शायद हम अब ये देख रहे हैं कि इजराइल भी एक जियो पॉलिटिकल वॉरफेयर के बीच में सैंडविच बन चुका है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान बनता है, जो इस तरह की कमज़ोर रियासतें होती हैं वो कुचली जाती हैं सुपर पावर्स के दरमियान जंग में। यूक्रेन कुचला जा रहा है, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ इस हवाले से, अफगानिस्तान कुचलता रहता है। तो अब इस पूरे अमल के दौरान हमें ये चीज़ नज़र आई है कि इजराइल भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, इजराइल भी जियोपॉलिटिकल बैटल का निशाना बन चुका है। एक बहुत बड़ा, मतलब 1000 से ज़ायद बंदा उनका मारा गया और वो फिर रिटेलिएट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ स्टेबल कंट्री। ईरान ने पैगाम दे दिया कि हम पर अटैक हुआ तो फिर हम इराक के अंदर, यानी उधर इनका पैगाम अमेरिका बादर के लिए, इराक में दमादम मस्कल अंदर कर देंगे, सीरिया में आपके लोगों पर हमले करेंगे, हम इजराइल पर अटैक करेंगे और हम यमन में और जहां कहीं आपकी बेसिस हैं उनको निशाना बनाएंगे। और इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के दरमियान जो नॉर्मलाइजेशन की बातें चल रही थी, जो डील की बातें चल रही थी, उनको भी एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। क्योंकि यहाँ जो फ़लस्तीनियों ने रेजिस्टेंस दिखाई है इस हमले के बाद, जो हमास वगैरह ने, उन्होंने शायद अरब रियासतों को ये पैगाम दिया है कि हमारे बगैर कोई पीस प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता। अभी 2 हफ्ते पहले हमने डिस्कस किया था, सिर्फ 2 हफ्ते पहले या शायद 1 हफ्ता पहले, कि नेतन्याहू ने यूएन में स्पीच की है और उन्होंने कहा है कि हम सऊदी अरेबिया से हिस्टोरिक डील के बहुत करीब हैं। और उन्होंने न्यू मिडिल ईस्ट का मैप दिखाया था और उस न्यू मिडिल ईस्ट में फ़लस्तीन नहीं था। आप अंदाज़ा लगाएं, ज़रा आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। फ़लस्तीन था ही नहीं। तो शायद ये जो फ़लस्तीनियों की जानिब से भी एक बहुत बड़ा अटैक किया गया है, ये भी शायद एक मैसेज है अरब रियासतों के लिए, स्पेशली सऊदी अरेबिया के लिए, कि हमारे बगैर कोई अमन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं है। उन्होंने अपनी, जिसे कहते हैं ना, एक प्रेजेंस शो करवाई है कि हमारे में भी अभी दमखम है, आप जितनी मर्जी ब्लॉकेट लगा लें। और गज़ा का हमें पता है इस टाइम फुल टाइम वहाँ पर ब्लॉकेट लगा दी गई है, उनका पानी, उनकी खुराक, उनकी बिजली सब बंद कर दिया गया, कोई इमदादी सामान नहीं आ सकता। और समंदरों के ये मेडिटेरेनियन सी में उस तरफ अमरीकी फोर्सेस खड़ी हैं, वो सारी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती हैं इसराइल को, इसराइल खुद भी बैठा हुआ है वहाँ पर। तो गज़ा वालों के लिए डेफिनेटली एक मुश्किल टाइम है। उन्होंने एक ये स्टेप तो लिया है, मतलब उनके एसोसिएटेड लोगों ने, लेकिन अब देखना ये है कि ये किस तरफ, किस हद तक जाता है इसराइल, और ये जो रेजिस्टेंस है किस हद तक इसराइल को काउंटर करती है। तो ये जो सीरिया वगैरह के ख्वाब थे ना कि अब हमारे मुल्क में थोड़ा बहुत अमन आएगा, ये चाइना के पास जा रहे थे जी, कोई इन्वेस्टमेंट करें। चाइना भी कह रहा था हाँ हम सोचेंगे, हम ज़रा, क्योंकि चाइनीज़ भी, मैंने उस वीडियो में कहा था कि वो भी कोई एकदम इन्वेस्ट नहीं करते, वो थोड़ा देखते हैं, वो फिर भी डिस्टेबलाइज रीजन में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इस तरह के हालात में अब फिर चाइनीज़ सोच में पड़ जाएंगे कि क्या हम इस मौके पर सीरिया में हमें इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए कि नहीं। तो सीरिया के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका है ये मिडल ईस्ट में, ये ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट सारा। फ़लस्तीनियों के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, लेबनान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। मतलब ऐसे लगता है मिडल ईस्ट में ना पीस के कोई बड़े दुश्मन बैठे हुए हैं जो कभी यहाँ पर अमन लाने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं यहाँ पर अमन की फ़िज़ा है, आम लोगों का खून ना बहे। और इसमें हमें ये भी चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि सऊदी अरेबिया जो इतनी इंडिपेंडेंट अप्रोच अपना रहा था, फिर ब्रिक्स में शमूलियत की बातें हो रही थी, फिर एक न्यू करेंसी की बात हो रही है इस वक्त, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, और इसके अलावा जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात हो रही है जिसमें यूएस हेजीमनी चैलेंज हो रही है। रशिया यूक्रेन जंग में रशिया ने इनको बहुत बुरी तरह से चैलेंज किया है, रशिया सीरिया का भी साथ देता है। इस सारी सूरत हाल में इस जियोपॉलिटिक्स को समझना और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये एक ग्रेट गेम अब शुरू हो चुकी है। क्लियरली एक नई ग्रेट गेम में हम एंटर हो रहे हैं, और अमेरिका ने जो इतनी ज़्यादा बेसिस बनाई हुई हैं मिडल ईस्ट में, उनका कुछ तो करना है ना, मतलब उनको ज़ाया तो नहीं वो होने देना चाहते, बहुत ज़्यादा उनकी बेसिस हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक आइडियल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है अमेरिका और इजराइल को कि वो अपने थ्रेट्स को मजीद मिनिमाइज करे, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाएं मिलिटरीली। चाइना जियो इकोनॉमिक्स के थ्रू आना चाह रहा है, ये अगेन जियो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसमें अब ये चाहते हैं कि ये हमास, हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स का टोटल खात्मा किया जाए, और ये सीरिया को भी चेक में रखा जाए, और ईरान पर भी एक कांस्टेंट प्रेशर डाला जाए।
क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको भी कुचला जाए, क्योंकि ईरान पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा तगड़ा हुआ है इस पूरे रीजन में। तो ऐसे लग रहा है कि इस पूरे रीजन में अमन बहुत दूर की ख्वाहिश है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं, ये जो पूरा एक पूरी एपिसोड हुई है इसमें क्या सारा क्रेडिट फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस को जाता है या थोड़ा बहुत इजराइल और अमेरिका की इंटेलिजेंस को भी जाता है जिन्होंने इस रेजिस्टेंस को अलाउ किया? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।